पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। इस बार मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरों को शामिल किया गया है जिससे विपक्ष चौंक गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा नाम एमपी के पूर्व कांग्रेस नेता और वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद मोदी सरकार ने उन्हें बड़ा इनाम दिया है। सिंधिया को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है। अब सिंधिया के मंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा कि एयर इंडिया का लोगो महाराजा है और मोदी सरकार ने इसे बेचने की जिम्मेदारी सिंधिया को सौंपी है। बघेल ने कहा कि एयर इंडिया और सिंधिया दोनों बिकाऊ हैं। बघेल ने इस दौरान रासायनिक खाद को लेकर केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत राष्ट्रीय समस्या है, पूरे देश में रासायनिक खाद की किल्लत है। इससे पहले सिंधिया के मंत्री बनने पर एमपी में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। सिंधिया के मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस नेता को एमपी के एक मंत्री ने बरनौल ही भेज दिया है। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था कि जो लोग पूर्व कांग्रेसी सिंधिया के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से जलन महसूस कर रहे हैं, उन्हें बरनौल दी जानी चाहिए। सिंधिया के मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ने एमपी के एक मंत्री को बरनौल ही भेज दिया है। इस पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा था कि जब कांग्रेस ने सिंधिया के विश्वासघात के बारे में बयान जारी किया तो मिश्रा ने कहा कि वो हमें बरनौल भेजेंगे। अब हमने मिश्रा को बरनौल मरहम की 2 ट्यूब भेजी है क्योंकि उन्हें इसकी अधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि मरहम की ट्यूबों को एक ई-कॉमर्स साइट के जरिए भेजा गया है। आपको बता दें कि सिंधिया ने पिछले साल कांग्रेस के साथ खेल कर दिया था। सिंधिया गुट के 22 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया था। इससे कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस इसी वजह से सिंधिया से हमेशा चिढ़ी रहती है। इसके अलावा सिंधिया की बीजेपी में तरक्की देखकर कांग्रेस के दूसरे युवा नेता जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता मिलने के बाद भी ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हुई है। टीएमसी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ममता बनर्जी अभी परमानेंट नहीं है। वजह नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार है। ममता बनर्जी को बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हरा दिया। हालांकि ममता हार मानने को तैयार नहीं है और मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर चुनाव परिणाम को लेकर दायर याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से बनर्जी को 1956 मतों से हराया था। ममता बनर्जी ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ और चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारी द्वारा दोबारा मतगणना की मांग को ठुकराने का आरोप लगाते हुए नतीजों की घोषणा के बाद कहा था कि इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बीजेपी विधायक अधिकारी फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वहीं इस बार बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी दांव पर लगी हुई है क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से बंगाल में उपचुनाव होना मुश्किल है और नवंबर तक ममता बनर्जी को विधानसभा का सदस्य बनना है। अगर उपचुनाव नहीं होते हैं तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि ममता सरकार राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहती है। विधानसभा से विधान परिषद के गठन का बिल भी पास करा लिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होना इतना आसान नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसलों पर टिकी है। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राजस्थान और पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। पार्टी नेताओं के साथ साथ अघाड़ी गठबंधन के नेता भी कांग्रेस के विवाद में कूद गए हैं। महाराष्ट्र में विवाद की जड़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले हैं। पटोले ने जब से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उनके बयान को कांग्रेस नेता भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा गठबंधन सरकार में भी दरार पैदा हो रही है। पार्टी और सरकार को उनके बयानों पर सफाई देनी पड़ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पटोले के बयान से बेहद परेशान है। नेताओं ने मांग की है कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार चलानी है तो पटोले की अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दें। महाराष्ट्र के नेताओं ने ये भी कहा है कि वो लगातार बीजेपी को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे रहे हैं। उधर महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किल ये है कि उन्हें पटोले के बयानों पर रोजाना सफाई देनी पड़ रही है। वहीं नए विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। एनसीपी के एक नेता ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर सहयोगियों को भरोसे में लेकर फैसला करना चाहिए था। दरअसल पटोले ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था।
उनके इस्तीफे के बाद से शिवसेना और एनसीपी नाराज है। दोनों दलों का ये मानना है कि कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलाने से पहले गठबंधन के सहयोगियों से कोई चर्चा नहीं की है। हालांकि इस बार पटोले के खिलाफ आवाज एनसीपी और शिवसेना ने नहीं उठाई है, बल्कि कांग्रेस नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं या नहीं। कांग्रेस इन दिनों लगातार मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साध रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मानो हर रोज पीएम मोदी को कोसने का बहाना ढूंढ रहे हो। राहुल गांधी तो मोदी सरकार पर निशाना साधते ही थे, लेकिन अब सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर बेबुनियाद आरोपों की कतार लगानी शुरू कर दी है। पर जिस तरह हर बार राहुल गांधी मोदी पर आरोप लगाकर फंस जाते हैं, उसी तरह प्रियंका गांधी का भी पासा उल्टा पड़ गया। दरअसल महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि ये लूट कब बंद होगी। रसोई का बजट, खेत की लागत, ढुलाई का कर्ज बढ़ने से समाज का हर वर्ग परेशान है और जनता को राहत मिलने तक कांग्रेस का सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने निशाना साधते हुए लिखा कि मैडम, जहां तक लूट का सवाल है वो तो 2014 को ही खत्म हो गई थी, क्योंकि सारे लुटेरों का राजपाट देश ने छीन लिया है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने भी आपको आपकी जगह बता दी। लूटपाट के बारे में कभी अपने पति से भी सवाल पूछ लीजिए। अशोक पंडित के इस पलटवार पर कई लोगों ने उनका समर्थन किया। साथ ही इस पलटवार के बाद प्रियंका गांधी ने भी चुप्पी साध ली। ऐसे में अशोक पंडित के इस बयान पर प्रियंका की चुप्पी से साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के पास मोदी सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए अब कांग्रेस के शीर्ष नेता हर संभव पैंतरा अपना रहे हैं, लेकिन सारे पैंतरे धरे के धरे रह गए हैं। कृषि कानून की आड़ में किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। इसका अंदाजा पहले ही हो गया था। किसान नेताओं के विपक्ष के साथ साठगांठ आंदोलन शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी, जब कांग्रेस समेत तमाम दल राकेश टिकैत के पक्ष में खुलकर बयानबाजी कर रहे थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के टिकट पर गुरनाम सिंह चढ़ोनी अपनी पत्नी को शाहबाद से विधानसभा चुनाव लड़वा चुके हैं। हालांकि अब किसान नेता खुलकर राजनीति करना चाहते हैं। बाकियों नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़े। चढ़ोनी ने ये भी कहा है कि बीजेपी को हराकर कोई फायदा नहीं होगा। पहले की सरकारों में भी किसानों की हालत खराब होती रही है। चढ़ोनी चाहते हैं कि किसान चुनाव लड़कर देश का पहला रोल मॉडल तैयार करे। चढ़ोनी ने संयुक्त किसान मोर्चा के सामने मिशन पंजाब का मॉडल रखा, जिसका रास्ता 2024 में हरियाणा तक पहुंचता है। गुरनाम सिंह चढ़ोनी की इस राय से किसान संगठनों, भोले भाले किसानों और आंदोलन के रणनीतिकारों में खलबली मच गई है। किसान नेताओं की इस सोच से अपना घर छोड़कर पिछले 7 महीने से आंदोलन कर रहे किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अब बीजेपी की वो बात भी सही हो गई है। बीजेपी आंदोलन की शुरुआत से कह रही है कि आंदोलन में शामिल किसान नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा के राजनीतिक जकड़न में होने की वास्तविक तस्वीर भी सामने आ गई है। इसके अलावा आंदोलन में शामिल जितने भी किसान नेता हैं, उनकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक इच्छाएं हैं। बाकियों नेता राकेश टिकैत की जाट लीडरशिप पर निगाह है तो स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव दक्षिण हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होकर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपनी उपेक्षा का बदला लेने का इरादा रखते हैं। और अब चढ़ोनी के चुनाव लड़ने के बयान के बाद आखिर ये स्पष्ट हो गया है कि किसान नेता सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन में शामिल हैं। अब फैसला जनता को करना है कि सही क्या है और गलत कौन है। वहीं आंदोलन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ मासूम किसानों का, जो इन किसान नेताओं की बात में आकर अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।